हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैक्स ऑफ नॉलेज। दोस्तों उम्मीद करता हूँ CVT DU 2023 की प्रिपरेशन आप लोगों की बेहतरीन चल रही है और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सीरीज़ में एक और क्लास के साथ इस सीरीज़ में वापस आए हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इसके पहले हमारी 9 क्लास हो चुकी है, आज हमारी ये 10वीं क्लास है। साथ में आपको बता दूँ कि बीच में हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हुए हैं। 2 जो क्लासेस थी बीच में वो हमारे 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्शन ए से, उसे हम लोग देखे थे 25 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, पार्ट 1 करके जो वीडियो आपके सामने मिलेगी चैनल पे, वो हिंदी मीडियम में है और जो पार्ट 2 है उसमें सारे क्वेश्चन इंग्लिश में हैं। तो आपको बता दूं जो पार्ट 3 आएगा उसमें डोमेन सब्जेक्ट के इंग्लिश में रहेंगे सारे क्वेश्चन, और पार्ट 4 जो आएगा उसमें डोमेन सब्जेक्ट का हिंदी में रहेगा, जो 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। धीरे धीरे अभी आप लोगों को टाइम है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए, तो अभी आप लोग यहाँ फोकस कीजिएगा। धीरे धीरे वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 2022 में जो क्वेश्चन आए थे सेम वही क्वेश्चन है, वही जो आपको डेट भी बता दी गई है कितने तारीख को इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चिंता मत कीजिएगा, अभी उससे भी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आप लोग यहाँ भी फोकस कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ और आपको बता दूँ दोस्तों कि जो यूपी PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ज्योग्राफी सेक्शन से डायरेक्टली 16 क्वेश्चन अपने क्लास से थे। ये बात मैंने खुद वो क्वेश्चंस देखे हैं, पेपर देखा था, उसमें से 16 क्वेश्चन डायरेक्टली अपने क्लास से था। यानी कि सोचिए यूपी PCS लेवल की भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कराए हैं। UPSC लेवल के भी जो CUET 2022 वाली सीरीज़ है उसमें आप अगर जाएंगे तो वो प्री का जो एग्ज़ाम होता है उस लेवल की भी क्लास है, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो बहुत आपको मदद मिलेगी। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि अगर सेम क्वेश्चन आपकी CUET एग्ज़ाम में नहीं आते हैं तो आपके लिए नुकसान है। नहीं, वो आपके क्वेश्चन ही क्या है, जो भी लेक्चर्स है 2022 वाली सीरीज जो मैंने बताया है वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, कॉमन चीज़ें हैं वो तो आना ही चाहिए आपको। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है 2022 वाली सीरीज। इसीलिए जब मैं शुरुआत किया इस सीरीज़ का तभी मैं बता दिया था कि आपको 2022 वाली सीरीज़ भी साथ में लेके चलना होगा और साथ में 2023 वाली सीरीज़ से आपको क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि 2022 में केवल लेक्चर हैं, लास्ट में कुछ क्लासेस में हैं वहाँ पर क्वेश्चंस, लेकिन ज़्यादातर लेक्चर्स हैं और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस की क्लासेस हैं। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि 2022 वाली सीरीज़ पुरानी हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी आप लोग देखेंगे जो यूपी PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 16 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम आवर क्लासेस। सो आप लोगों को यहाँ फोकस करना है इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एंट्रेंस का, तो उसके लिए आपको ये आना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके पहले क्या था, हम लोग 123 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हमारा ये 124वां क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस के धीरे धीरे हम लोग मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश में भी बोलता चलूँगा, हिंदी में बोलता चलूँगा। हिंदी आपके सामने है, इंग्लिश में भी मैं लोगों को भी मैं बोलता चलूँगा और साथ में एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता चलूँगा जहाँ आवश्यकता होगी, फालतू में नहीं, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा और अलग तरीके से पूछे तो आप लोग उसे आसानी से कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और आज की यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है आज, ये 10वां क्लास है। सारी सीरीज़ की जो अगर कोई वीडियो आपकी मिस हो गई है, क्लास आप नहीं देख पाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में 2023 वाली भी लिंक है, वहाँ से आप बाकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जितनी भी लिंक दी हैं वो सारी आपकी CUET के लिए ही बनाई गई हैं, सारी आपके CUET की प्रिपरेशन के लिए हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो गई, 2022 वाली सीरीज़ की हो गई, 60+ वीडियो है वहाँ पर उस सीरीज़ में। फिर आपकी ये वाली सीरीज़ चली रही है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है वहाँ पर, ये सारी आपकी CUET की प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये 124 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखिए क्या कह रहा है, यूरेनियम और थोरियम का उपयोग क्या है। ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस का उत्पादन, बी परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना, सी प्राकृतिक गैस उत्पन्न करना, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब एक बार इंग्लिश वाले भी देख लें। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। ऑप्शन है आपके जेनरेटिक न्यूक्लियर पावर एंड नेचुरल गैस, सेकेंड है जेनरेटिक न्यूक्लियर पावर, फिर थर्ड है जेनरेटिक नेचुरल गैस और फोर्थ है नॉन ऑफ एबव। यहाँ आपका इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन
बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी कि जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर। आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन पे जब चलते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं क्या पूछा। निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक सिंचाई का सही प्रभाव है, यानी कि जो सिंचाई किया जाता है इसमें से हमें क्या प्रभाव पड़ता है सिंचाई करने से। चलिए देखते हैं। इसमें जल भराव होता है, ऑब्वियसली जब सिंचाई करेंगे तो जल भराव होगा ही। यह मिट्टी में लवणता को बढ़ाता है, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये जो अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी में लवणता की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है, जो कि आपके लिए हानिकारक है, मिट्टी के लिए हानिकारक है, हमारी फसलों के लिए हानिकारक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, यह मिट्टी में लवणता को बढ़ाता है, ये भी सही है, पहला वाला भी सही है। तीसरा क्या है, तीसरा दलदली भूमि, ये भी सही है, ज़्यादा जल भराव से दलदली भूमि भी हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब इंग्लिश वाले देख लें एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन। ऑप्शन है आपके, इट causes वाटर लॉगिंग, इट इंक्रीजेज सैलिनिटी इन द सॉइल, मर्सीज लैंड, और फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। अत्यधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे बोर बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। बोर का मतलब यहाँ क्या है, छिद्र है, होल। तो क्या रहा है, अत्यधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे बोल या छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है। इंग्लिश वाले देख लें, तब ऑप्शन पे चलते हैं। डीप बोर्स आर मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, द काइंड ऑफ माइनिंग इज नोन एज। ऑप्शन है प्रवेधन, बी उत्खनन, सी विविध खनन, और डी कुपकी खनन। ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, और फोर्थ है सॉफ्ट माइनिंग। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुपकी खनन। अब आप कहेंगे ये सब है क्या, अभी बताते हैं। सॉफ्ट माइनिंग, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रवेधन। प्रवेधन में होता है दोस्तों, गहरे कुएं को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो वो क्या हो गया, प्रवेधन हो गया। ये क्या हो गया, प्रवेधन। जो हम जब गहरे कुएं को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उन्हें क्या होल किया जाता है, बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, होल किया जाता है, तब हम उसे बोलेंगे कि प्रवेधन। और कुएं मतलब उसमें से कुछ हमारे लिए मिनरल्स निकाला जा रहा है, इस तरह की बात। उत्खनन आप लोगों को पता है, जब सतह के ऊपर ही कुछ पाया जाए, हमें पता चला कि यहाँ पर कोयला पाया जा रहा है ऊपर ही सतह पर, तो हम उसका क्या करेंगे, खनन करेंगे। तो वो जब कोयला ऊपरी सतह से ही खन के निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उत्खनन। और विविध खनन क्या है कि थोड़ा हम पहले गड्ढा करें, पहले क्या करें, कुछ दूर तक क्या करें, खनन कर लें, फिर बाद में उसमें छिद्र करें और तब वहाँ से हम अपने मिनरल्स निकालें, तो वो क्या हो गया, हमारा विविध खनन हो गया। और कुपकी खनन क्या है, जो हमारा राइट ऑप्शन है, जिसे हम बोलते हैं कुपकी खनन, इसका राइट ऑप्शन कुपकी खनन है। इसका मतलब कि एक बहुत ही गहरा क्या किया जाए, बोर किया जाए, यानी कि छिद्र किया जाए, होल किया जाए, और तब वहाँ से हम अपने जो खनिज हैं उसे निकालें। जैसे कि प्राकृतिक गैस निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, ये सब किसके मदद से निकाला जाता है, कुपकी खनन से। कुपकी खनन के उपयोग से हम पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एक गहरा बोर करके उसमें से निकालते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा कुपकी खनन, या यानी कि जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट माइनिंग। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कारक स्थान उपयोगिता के लिए के रूप में जाने जाते हैं। और आप क्या इंग्लिश वाले देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नोन एज प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी की बात की गई है, यानी कि स्थान उपयोगिता की बात की गई है यहाँ पर। तो ऑप्शन है शिथिल कारक, बी अपकर्ष कारक, और सी है प्रतिकर्ष कारक, और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि लूज फैक्टर, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर और नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ इसका राइट क्या हो जाएगा, अपकर्ष यानी कि पुल फैक्टर। क्या हो जाएगा, पुल फैक्टर जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। कि अगर कहीं की उपयोगिता हमें क्या कर रही है, खींच के ला रही है, इसका मतलब हमें आकर्षित कर रही है, वो आकर्षित कारक है,
कहीं किसी स्थान की उपयोगिता अगर है तो वो जरूर किसी न किसी को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। हमें लगता है कि मुझे वहाँ जाने पे मुझे उपयोगिता मिल सकती है, वहाँ जाने पे हमें यूटिलिटी की बात की जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये स्थान हमें आकर्षित कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। मिट्टी में गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? क्या कर रहा है, मिट्टी में गिरावट के लिए जिम्मेदार कौन है, मिट्टी की गुणवत्ता को कौन खराब करेगा, इनमें से मिट्टी को खराब कौन करेगा, हमारी फसलों को बोने के लिए अनुपयुक्त कौन बनाएगा, ये सब बातें पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, पलवार और लवणन। तो इसका इंग्लिश वाले देख लें एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन? ऑप्शन है सॉइल इरोजन, बी डिस्टिफिकेशन, सी मल्चिंग और फोर है सैलिनाइजेशन। अब कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब इसमें आपको कौन कौन सा, जैसे कोड देता है ना कि ऑप्शन ए का क्या हो गया, ऑप्शन ए में पहला ऑप्शन जो है उसमें ए है, बी है और सी है। दूसरा ऑप्शन है ए है, सी है और तीसरा ऑप्शन है ए है, बी है, सी है, मतलब सारे हैं। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो ये इस तरह से ऑप्शन है, मैंने उसे लिखा नहीं है, तो आप बस सेलेक्ट सोच समझ लीजिए, आपको आ जाना चाहिए कि इसमें से कौन कौन सा जिम्मेदार है। तो देखिए जिम्मेदार कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, हमारी मृदा की गिरावट कौन कर रहा है? अगर मृदा अपरदन हो रहा है तब पर भी हमारा क्या होगा, मिट्टी में गिरावट होगा। अगर मरुस्थलीकरण हो रहा है यानी कि डिजर्टिफिकेशन हो रहा है तब पर भी हमारा क्या होगा, मिट्टी में गिरावट होगा। और लवणन होगा, आप लोगों को पता है सैलिनाइजेशन होगा, तब पर भी हमारा मृदा खराब होगी। लेकिन आप कहेंगे कि ये थर्ड वाला जो है पलवान यानी कि मल्चिंग क्या है, ये क्या है, इसे बताइए कि इससे भी क्या मृदा खराब होती है, ये है क्या? कुछ लोगों के लिए नया होगा, अभी हो सके तो कुछ लोगों के लिए ये शब्द नया होगा क्योंकि ये ज़्यादा यूज में आप लोग नहीं सुनते हैं, तो इसलिए मल्चिंग क्या है आप लोग कहेंगे, तो इसे मैं बता देता हूँ एक बार डिटेल में। दोस्तों क्या होता है मल्चिंग, सुनिए कि मल्चिंग कई जगहों पर देखा जाता है कि कुछ भूमि ऐसी होती हैं जो अगर आर्द्र भूमि है तो उसकी आर्द्रता को बनाए रखने के लिए यानी कि नमी को बनाए रखने के लिए उसे ढक दिया जाता है। ढका कैसे जाता है, तो कहीं कहीं पर पुआल जो होता है उसे बिछा दिया जाता है या किसी पेड़ पौधे की छाल है उस भूमि के ऊपर बिछा दिया जाता है ताकि उस मृदा की गुणवत्ता बनी रहे। और एक काम किया जाता है कि उसकी मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, कीटों से बचाने के लिए और भी कई चीज़ों से बचाने के लिए उसे ऊपर से कवर कर दिया जाता है। जैसे आप कहेंगे कि पुआल हो गया, किसी पेड़ पौधे की छाल हो गई, उसे ऊपर से बिछा दिया जाता है। तो यही हमारा क्या है, हमारा पलवार है। तो इससे तो हमारी मृदा को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है, तो मृदा की गिरावट की बात तो यहाँ की नहीं जा सकती। तो इसलिए ये थर्ड वाला नहीं होगा। बाकी तो हो रहा है, गिरावट कर रहे हैं, लेकिन थर्ड वाला जो है मल्चिंग पलवान ये गिरावट नहीं कर रहा है। अच्छा, ये भी जो होता है दो तरीके का होता है, ये जो मल्चिंग किया जाता है, एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। जैविक में दोस्तों ये होता है कि जैविक में जैसे हमारे पुआल हो गए, पेड़ पौधों की छाल हो गई, इससे लिए और ऊपर से ढक दिए, या पेड़ कोई कंकड़ उंकड़ हो गया और उससे हम क्या किए, ढक दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा जैविक हो गया। अजैविक में आ जाता है कि जैसे हम कोई प्लास्टिक हुआ, कुछ अन्य चीज़ें हुई, उससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी भूमि को ढक दे रहे हैं। किस लिए, क्योंकि वहाँ से ताकि नमी बनी रहे और कीट से बचा रहे। आप किसी भी फार्म में जाते होंगे या नर्सरी में जाते होंगे पेड़ पौधा लेने, तो आप देखते होंगे कि जो भी वहाँ पे पेड़ पौधा लगाया गया रहता है केवल उतना दूर तक खुला रहता है, उसी में से पौधा निकला रहता है, बाकी चारों तरफ क्या करते हैं, प्लास्टिक लगाकर और उसे क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे कि वो कीटों से भी बचता है, साथ में वहाँ की नमी भी बनी रहती है। तो नमी को संरक्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक होते हैं और एक अजैविक होते हैं। जैविक वाला मैंने बताया कि पेड़ पौधों की छाल हो गई, पुआल हो गई, ये सब हो गया। और अजैविक में आपका आ जाता है जैसे वहाँ पर कोई प्लास्टिक बिछा दें, पॉलीथीन बिछा दें, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये पलवान होता है, मल्चिंग होता है, जो कि हमारी मृदा की गिरावट को नहीं होगा। तो यहाँ अगर ऑप्शन अगर इस तरह से आगे भी दे दे तो आपका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये मृदा संरक्षण के लिए यूज में लाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 129 नंबर क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा भारत में लघु उद्योग नहीं है? लघु और कुटीर उद्योग आप लोगों को पता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे पढ़े होंगे। छोटे पैमाने पर ये किया जाता है, ज़्यादा इसमें बड़े कारखाने नहीं होते हैं, जब बहुत ज़्यादा वर्कर इसमें नहीं होते हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं परिवार वाले करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया? तो चीनी उद्योग है, कपास उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग है और हैंडलूम उद्योग है। तो आप इसमें देख रहे हैं सबसे कॉमन क्या है, आप ये देखिए एलिमिनेट कर दीजिएगा। इसमें सबसे कॉमन आपको क्या लग रहा है? चीनी उद्योग भी लग रहा है कि हाँ ये तो छोटे में हो सकता है, लघु उद्योग में आ सकता है। कपास उद्योग ये भी लघु उद्योग में आ सकता है आपका। हैंडलूम उद्योग जो है ये भी आपका आ सकता है, लेकिन पेट्रोलियम उद्योग कोई आप कहें कि लघु उद्योग में आ जाए तो ऐसा नहीं लगता है, ऐसा हो नहीं सकता। लघु उद्योग में पेट्रोलियम कहाँ से आएगा? इसके लिए बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करना होता है, हमारे उद्योग को अच्छी तरह से स्थापित करना होगा और बड़े पैमाने पर सरकार का भी सहयोग लेना पड़ता है। तो पेट्रोलियम उद्योग लघु उद्योग में कैसे आएगा? तो यहाँ पर आप पेट्रोलियम उद्योग को क्या कर दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा। तो पूछा है क्या है, उद्योग नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार फिर से इंग्लिश वाले देख लें। Which of the following is not a small scale industry in India? ऑप्शन है शुगर इंडस्ट्री, बी कॉटन इंडस्ट्री, सी पेट्रोलियम इंडस्ट्री और डी है हैंडलूम इंडस्ट्री। तो यहाँ पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। पे क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से भारत में सबसे बड़ी शहरी समूह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, बी चिली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका आपको पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंबई। पूछा क्या है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ी शहरी समूह कौन सा है? तो आप कहिएगा मुंबई। इंग्लिश वाले देख लें। In terms of area and population, the largest urban agglomeration in India is ऑप्शन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 131 निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा विकसित की गई थी? Which one of the following types of cultivation was developed by European colonists? तो आप यहाँ दिया है खोलखोज है, मिश्रित खेती, अंगूर की खेती, बागानी खेती। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप बागानी खेती देख रहे हैं, यानी कि एक बार ऑप्शन देख लें, खोलखोज, मिक्स्ड फार्मिंग, विटीकल्चर और प्लांटेशन। तो प्लांटेशन यानी बागानी खेती, पेड़ पौधों वाली खेती जो होती है, पौधों वाली, वो यहाँ पर बागानी खेती में कही गई और कहा गया कि ये यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा विकसित की गई थी। ये हमारे भारत की तरफ वैसा नहीं था, हमारी तरफ ये उपनिवेश जो यूरोपीय आए उपनिवेश, उसके माध्यम से ये यहाँ पर आया बागानी खेती। इसे अर्निंग भी होती है। तो ये क्या है? बागानी खेती। इसका राइट ऑप्शन होगा यानी कि प्लांटेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे खोलखोज जो था दोस्तों, इसे बता दूँ, खोलखोज सोवियत संघ में क्या हुआ था, कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए इस तरह का मॉडल आया था, खोलखोज मॉडल जिसे बोला गया। मिश्रित खेती आपको पता है कि साथ में खेत में खेती की जा रही है, कृषि की जा रही है, पौधों फसलों का उत्पादन हो रहा है, अनाज का उत्पादन हो रहा है, साथ में वो पशुओं के लिए भी वहाँ पर उसका यूज किया जा रहा है, पशुपालन भी किया जा रहा है, पशु के चारा के लिए भी यूज किया जा रहा है, यानी कि मिक्स्ड है जो फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? मिश्रित खेती। अंगूर की खेती आप लोगों को पता है, इसे विटीकल्चर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, विटीकल्चर पूछ सकता है, विटीकल्चर किस खेती से संबंधित है? तो आप कहिएगा अंगूर की खेती से। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर थर्ड लास्ट है बागानी, जिसको जो कि आपका प्लांटेशन, इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर, बागानी व्यापक रूप से खेती की जाती है। ऑप्शन है भूमध्य क्षेत्र, बी शीतोष्ण क्षेत्र, सी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, डी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। Horticulture is widely farmed in Mediterranean region, temperate region, tropical region, subtropical region। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र, यानी कि टेम्परेट जो है, टेम्परेट रीजन जो है, इसका राइट ऑप्शन होगा। भूमध्य क्षेत्र में नहीं है, उष्णकटिबंधीय में नहीं है, व्यापक रूप से उष्णकटिबंधीय में नहीं है। व्यापक रूप से अगर कहें तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पर फल हो गए, फूल हो गए, इस तरह की खेती यहाँ पर की जाती है।
133 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग कृषि आधारित हैं? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, ये सभी। क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री आर एग्रीकल्चर बेस्ड। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ जाएंगे देख के ऑप्शन कि इसमें से क्या होगा। यानी कि खेत, उसका कच्चे माल जो है, जो भी हमारे इंडस्ट्री में जो कच्चा माल आएगा वो खेती से आएगा, कृषि से आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग में भी आपको कहाँ से आएगा? खेती से ही आएगा। चीनी उद्योग से भी गन्ना कहाँ से आता है? खेती से आता है, कृषि से ही आएगा। रेशम उद्योग क्या है? ये भी कृषि से आएगा। तो ये सभी, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री आर एग्रीकल्चर बेस्ड? ऑप्शन है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बी शुगर इंडस्ट्री, सी सिल्क इंडस्ट्री और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी क्या इसके राइट ऑप्शन होंगे। आगे बढ़ते हैं 134 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के पहाड़ी इलाकों में सबसे आम प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर्स इन हिल टेरेन ऑफ इंडिया? ऑप्शन है भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, जंगल की आग यानी कि फॉरेस्ट फायर, थर्ड सुनामी और फोर्थ है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। तो आप इस पे डायरेक्ट लगा दीजिएगा भूस्खलन क्या हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में। आप लोग अभी जल्दी में सुने होंगे उत्तराखंड में भूस्खलन। तो ये सब क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा आता है भूस्खलन। जंगल की आग तो कहीं भी आ सकती है। सुनामी आपको पता है कि सागरों में, महासागरों में आएगी। भूकंप आपको पता है आएगी यहाँ भी, लेकिन ज़्यादातर भूस्खलन की अगर बात की जाएगी तो वो कहाँ आएगी? पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैंडस्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे लाइन से तक चलती है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चलती है? ऑप्शन देख लेते हैं। लंदन से पेरिस, पंपास से अर्जेंटीना, पर्थ से सिडनी और अर्जेंटीना से चिली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्थ से सिडनी। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपके सेक्शन ए में भी पूछा जा सकता है। ये जैसे अब ये क्वेश्चन आपका जीके के भी बन सकता है, आपके सेक्शन ए में भी आ सकता है। इसलिए ये सोचिएगा इस तरह के क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके सेक्शन ए में भी आने का चांस बन जाता है, सेक्शन बी में तो ज्योग्राफी से अगर आ रहा है तो आएगा ही। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, दोबारा फिर से रिवाइज कीजिएगा इसे, और इसे 2 बार में ही याद हो जाना चाहिए, समझ आना जानी चाहिए कि इसका क्या होगा। इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चल रहा हूँ कि यानी कि अगर आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, भूलने वाले नहीं हैं। ऐसे आप क्या करेंगे? रटेंगे अगर तो भूल भी जाएंगे। तो इसलिए रटने वाला काम नहीं करना है, अच्छे से समझना है, खुद के लिए पढ़ना है, इसलिए इसे अच्छे समझ के चलना है, रटना नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पीछे की क्लास ज्वाइन किए हैं। अगर आप पीछे की क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से आप बाकी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। एक चीज़ और आपको बता दूँ दोस्तों कि फिर से एक बार रिपीट कर दूँ ताकि हो सकता है कुछ लोग नए लोग जुड़े हों। तो जो 2022 वाली सीरीज है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। उसमें सारे क्या है 60+ क्या है वहाँ पर लेक्चर्स हैं। टॉपिक पे डिस्कशन किया गया है। ज्योग्राफी टॉपिक पे क्या क्या डिस्कशन किया है? जियोमॉर्फोलॉजी डिस्कस किया गया है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक पॉपुलेशन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक कवर किए गए हैं। तो वहाँ से आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हज़ारों लोग पिछले साल जुड़े थे, इस साल तो बहुत कम लोग लग रहे हैं। आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, किसी का कमेंट कुछ नहीं लग रहा है, कुछ डाउट्स नहीं लग रहे हैं। इसलिए थोड़ा अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि क्लासेस क्या हैं, टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक वो टॉपिक, क्वेश्चंस के बारे में। तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर ज़रूर डिस्कशन किया जाएगा। बल्कि मैं तो एक एक लोगों के नाम के साथ डिस्कस करता हूं कि आपका ये कमेंट है, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है CUET PG वालों का। सो दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं। हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ पे मैं कई चीज़ शेयर करता रहता हूँ, वीडियो, एनिमेशंस, इमेज, आर्टिकल्स, करंट अफेयर, ये सभी चीज़ें। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।